किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्रपाल भाई, राम राम। विनोद भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई ने राम राम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विनोद भाई, नया साल लग गया, शुरू हो गया, और इसमें हम यही कामना करेंगे कि ये साल जो है सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और संपन्नता लेकर चले। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनकी खेती बाड़ी में भी और दूध में भी सब चीज़ों में जो है तरक्की हो, देश आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ जो है आज का हम कार्यक्रम शुरू करें। तो विनोद भाई, कई दिनों में दिखे आप आज, और आज के कार्यक्रम में फिर मेरे ख्याल में जैसा कि 1 तारीख है, स्वाभाविक है कि इस दिन आप जो है सारा लेखा जोखा लेकर तैयार बैठे हो। बिल्कुल। और भाई कि इस महीने में हम फसलों में क्या करेंगे, भाई सब्जियों में किसान भाई क्या कुछ कर सके हैं, बागों में क्या कुछ कर सके हैं, पशुधन की किस तरह से देख रेख कर सके हैं, इसके ऊपर काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो फिर पहले फसलें की बात करें तो उसमें क्या कुछ करवा रहे हो इस महीने में? वीरेंद्र भाई, देखो अपनी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं जो जो इस टाइम भाइयों ने बो रखी है। हाँ, रबी मौसम की बहुत बेहतरीन फसलें मानी जा हैं दोनों ही। जी वीरेंद्र भाई, और अपना जो सही टाइम पर जो है बीजी की जो फसल है उसमें किसान भाई सिंचाई जरूर करें, और अगर 4 सिंचाई उपलब्ध हो जाए तो सब तो बढ़िया है भाई। और जो पहली सिंचाई है वो बोने के 22 दिन के बाद, और देसी किस्म में जो है 30 से 35 दिन के बाद जो है सिंचाई करते हैं। और किस्मों के अनुसार जो है विनोद भाई जो सिंचाई कर सके हैं, और समय पे जो बोई हुई किस्में थी उनमें तो पहला पानी तो लगभग किसान भाइयों ने दे लिया। बिल्कुल। ये दूसरे की तैयारी में लग रहे हैं, पर साथ साथ एक काम और भी कर रहे हैं कि भाई वो ऊपर भी देखे हैं बादल की तरफ, मौसम की तरफ, कि भाई मौसम नरम रहेगा, कैसा रहेगा। क्योंकि गेहूं और जौ की थोड़ा नाजुक फसल है। बिल्कुल वीरेंद्र, क्योंकि इसमें जो ज्यादा पानी खड़े हो गया तो फिर इतना ज्यादा उसकी निकासी की भी जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा मौसम देख कर जैसा जरूरत महसूस करें, हाँ, उसके अनुसार जो है पानी उसमें लगा ले। और साथ ही साथ जो विनोद भाई, खरपतवार नियंत्रण भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस मौसम में जो देखे, हर मौसम में वैसे तो देखा जाए वीरेंद्र भाई, जो सिंचाई करी तो खेती जो पानी दे पाचे फिर थोड़ा सा खरपतवार फसलों के साथ बढ़े, तेजी तो बढ़े फिर वो। तो खरपतवार के जो रोकथाम है उस खातर जो है फसल के जो है शुरू की बढ़वार में जो है लगभग 30 दिन के अंदर अंदर तो निराई गुड़ाई जरूर करें। और अर्ध खरपतवार की रोकथाम खातर जो है कीटनाशक जो है उनका प्रयोग करें, खासकर जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उसकी रोकथाम खातर 2,4-D का प्रयोग करें। हाँ, अलग अलग जो खरपतवार नाशी हैं उनका इस्तेमाल करे जा सका है विनोद भाई, और वो निर्भर कर है कि किस तरह के खरपतवार हैं। बिल्कुल। जिस तरह मोटे तौर पर लें कि गेहूं की फसल में जो आ जाए, जिस तरह जंगली पालक है, जी वीरेंद्र भाई, मालवा है, हिरणखुरी है, या दूसरे चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार नाशक हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए जैसे कार्फेंट्राजोन इथाइल, जो कि एफिनिटी के नाम से जाना है, 40% DF की भी नाम से जाना है, इसने 20 ग्राम प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सके हैं। बिल्कुल। और उनकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी जो हैं उनकी रोकथाम अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसी तरह से जो तंग पत्ती वाले आ जाए, जिस तरह मंडूसी है, कणकी है, जंगली जई है, उन खातर जो है, हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भाई, जो मंडूसी है, जो कणकी है, जंगली जई है, उसके नियंत्रण खातर आइसोप्रोट्रान 50% जो घुलनशील पाउडर है, जिसने हम जो है गेहूं की बिजाई की लगभग 30 से 35 दिन के बाद 800 ग्राम जो दवा है उसका प्रति एकड़ के हिसाब से हम 250 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें। हाँ, यहाँ विनोद भाई एक बात और करना चाहेंगे कि किसान भाई इस बात का ध्यान रखें
कि जो दवाई की मात्रा है और जो पानी की मात्रा है वो सही अनुपात में ले। बिल्कुल यूं ना हो कि भाई कई बार यूं सोच लें चल भाई दवाई थोड़ी कम रहे जो चाहे और पानी की टंकी एक फालतू लग जाएगी और स्प्रे सारा किले का पूरा हो जाएगा, पर उसमें ये देखा जाए कि उसका असर भी उतना ही कम हुआ। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र भाई, है जी। तो उसी हिसाब से जो है हाँ, जरूरत है ज्यादा भी ना डालना, कम भी ना रखें, जो निर्धारित मात्रा है वही जो है उसको लेकर चलें। और कई जगह ये भी देखा जाए है विनोद भाई जी वीरेंद्र भाई, कि जैसे जहाँ गेहूं धान फसल चक्र है तो वहाँ पे जो है पिछले काफ़ी सालों से ये जो आप रसायन का नाम ले रहे थे आइसोप्रोट्यूरान का इस्तेमाल कराया जा रहा है जी, तो उसका कहीं प्रतिरोधकता भी आ गई हो। हाँ बिल्कुल भाई, उठ जाए भी उसने। हाँ तो बदलाव जरूरी है। तो उसमें जो है वो कौन सा लेस का है? अगर वीरेंद्र भाई जो अगर आइसोप्रोट्यूरान की जो अगर वो उसकी तरफ जो है उसकी प्रतिरोधकता कम हो गई है तो उसमें क्लोडिनाफोप जो है वो हम जो है 15% घुलनशील पाउडर 160 ग्राम प्रति एकड़ की बिजाई के 30 से 35 दिन के बाद, या फिर जो है सल्फोरान वो भी जो है हम 500 मिलीलीटर किसी चिपचिपे पदार्थ में मिलाकर 30 से 35 स्टिकर कहते हैं इसमें। कई बार देखा गया है विनोद भाई वो गुड़ का भी जो है इस्तेमाल कर घोल में डालने हैं, थोड़ा गुड़ उसमें 100 से 200 ग्राम तक गुड़ का घोल भी उसमें डालते हैं जिससे वो चिपचिपा सा हो जाए, जहाँ दवाई गिरेगी वहाँ चिपक जाएगी, वो असर उसका ज्यादा रहा है, इसीलिए उन्हें स्टिकर कहते हैं, वो इस्तेमाल करे जाते। ठीक करें आप। और इसके साथ साथ जो आ जाए कई और दूसरे फसलें भी आ जाए साथ साथ, या फिर उनमें क्या कुछ हिसाब किताब? वीरेंद्र भाई जिस तरह कई बार देखा जाए ना कि गेहूं के बाद अगर जैसे दाल वगैरह हमने लगा रखी है तो उसमें जो खेत में नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 25% तक हम घटा सकते हैं, क्योंकि दालों में जो है वो नाइट्रोजन बनाने की क्षमता है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो उसने जो है नाइट्रोजन बना हुआ खेत में, तो 25% लगभग हमने नाइट्रोजन कम जरूरत पड़ेगी उसमें। इसके अलावा अगर भाई गेहूं में जो है जिंक की अगर कमी के लक्षण दिखे तो 20 से 30 दिन के बाद जो है उसमें अगर जस्ते की कमी दिख रही है तो उसमें जो पत्ते हैं वो झुलसे रंग की दिखाई देंगे और उसमें बारीक लाइन या जो है धब्बे दिखाई देने लग जाए, और ऐसा सा रंग हो जाए जिस तरह के लोहे बजार लग रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसा इस तरह का हो जाए बिल्कुल जी हाँ। और उसमें अगर भाई फसल में जो सिर्फ जस्ते की कमी हो जाए तो आम पीलापन नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में जो है 1 एकड़ खेत में लगभग जो है 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट या आधा किलोग्राम जो है चूना 200 लीटर पानी में घोल कर मिला दें। और कई बार विनोद भाई न्यू भी हो जाए कि खेत में पत्ते पीले दिख रहे हैं, न्यू मान लिया कि भी जस्ते की कमी है तो जिंक का छिड़काव कर दिया, आपने सही कहा जी। पर इसके साथ साथ कई बार पीलापन ज़्यादा देखा जाए तो ऐसी अवस्था में 5 किलोग्राम यूरिया का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर वो भी जो है छिड़काव करा जा सकता है जी। तो ऊपर से वो उसकी जो कमी है वो थोड़ी पूरी हो जाए और फसल जो है वह स्वस्थ हो जाए। और जौ में भी पीला रतुआ से बचाव के लक्षण देखते ही 800 ग्राम जीनेबिया मैंकोजेब का 200 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर सके। इसी तरह से अब बात करें या तो बात करी विनोद भाई गेहूं और जौ की, और गन्ने की फसल का भी जो जिक्र करें तो पहली तो बात यह है जो गन्ना लगा रखे है किसान भाइयों ने, खास करके मुंडा गन्ना जो है उसकी कटाई शुरू हो रही है। जी वीरेंद्र भाई है जी। और इसके साथ साथ उसमें जो पत्तियां वगैरह हैं तो अब जलाने की तो बात हम करने की नहीं, क्योंकि वो जो हमारे है प्रदूषण ज्यादा है, तो उनको जो है जैसे बंडल बना ले हैं पुराली वगैरह के उस तरह बना कर वो एक तरह से अलग से जो है इस्तेमाल करे जा सके, या खेत में ही गलन दो तो वो अंदर भी गड़ जाएंगे और वो खाद का काम करेंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो आजा कई बार जो गन्ने की फसल में देखा गया वीरेंद्र भाई की स्केल कीट का जो है आक्रमण देखा जाओ है, और इसी फसल की जो कटाई है वो थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि जो बची हुई पत्ती हैं या उनकी जो ठूंठ है उन नष्ट कर दें। हाँ बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समय पे जो है वो जो गन्ने की कटाई पूरी करें। इसके साथ साथ जैसा पाला पड़ने के अंदेशा पड़े तो हल्की हल्की सिंचाई भी खेत में जरूर कर दें। और इसके साथ विनोद भाई तोड़िया सरसों राया अड़सी जो तिलहनी फसलें उनका भी हिसाब किताब कुछ हमने करना पड़ेगा। वीरेंद्र भाई जो सरसों की फसल है उसने स्क्लेरोटीनिया गलन की बीमारी से बचाने खातर जो है उसमें कार्बेंडाइजाइम नामक दवाई का जो है दूसरा छिड़काव 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से करें। और सफ़ेद रतुआ या फिर जो डाउनी मिल्ड्यू या फिर राया के जो घातक संक्रमण है अगर वो भी देखे जाओ तो समय पर उसका बचाव करके जो है हम फसल में बचा सके हैं। और उसके बचाव खातर भाइयों 600 ग्राम जिनेबिया जो है मैंकोजेब 250 से 300 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और अगर जरूरत पड़े तो 15 दिन के बाद भाइयों ये छिड़काव दोबारा जो है दोहरा लें।
और सरसों राया और जो पछेती बिजाई जो है कर रखी है तोरिया की, तो उसमें चेपे का जो है आक्रमण भी कई बार देखा जावा है। तो ये जो कीट है वो समूह में पौधे के ऊपर जो है जो बाहरी भाग है उसका रस चूस कर उसने नुकसान पहुंचावा है। और इससे बचाव खातर जो है लगभग 30% जो है पुष्पित पौधे के, इनके इसमें फूल आ गए हैं, उसमें औसत पौधे के लगभग 13 कीट जो हो जाए तो उसकी रोकथाम खातर 250 से 400 मिलीलीटर मेटासिस्टाक्स 25 ईसी ताकत की दवाई या फिर जो रोगोर है 30 ईसी की ताकत की दवाई ने 250 से 400 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। ये तो बिल्कुल सही किया विनोद भाई आपने कि तिलहनी फसलों का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही चारे वाली फसलें भी अच्छी बढ़वार कर रही हैं, तो इन दिनों जो है उसकी समय पर कटाई करें और फिर उसमें हल्की हल्की सिंचाई भी करते रहें, चाहे वो बरसीन है, लूसण है, जई है या जौ है, बिल्कुल हरे चारे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो उसने करें। क्या वैसे तो देखा जाए पड़े में थोड़ा सा बढ़वार या फूट धीरे करें, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो तो मौसमी प्रभाव है, उसके अंदर हल्की सिंचाई करेंगे तो अब कुदरती तौर पर बढ़वार बढ़ने लग होगी। इसके साथ साथ विनोद भाई या तो बात करी थी हमने फसलों की, तो एक जो सब्जियां हैं वो भी जो है अच्छी बढ़वार कर रही हैं। इनमें सबसे जो अहम फसल मानी जाए जड़ वाली सब्जियां इन दिनों, जैसे आलू है। वीरेंद्र भाई जी सब्जियां का जिक्र थोड़ा लेट करेंगे। अच्छा, आप तो उससे पहले मनोरंजन करवाओ। तो उससे पहले अच्छा, तो आपका ध्यान मनोरंजन की तरफ हो रहा है तो जरूर करवाओगे जी विनोद भाई। तो आओ सुने यो लोकगीत। अन्न की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। अन्न की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू ब्रह्म ऋषि कहलाया। सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया। सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार। नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88,000। सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का।
बाण के रंग में रंगा गया उन्हें, देखा काम भलाई का। ईंट और पत्थर मारे दुनिया, फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा, को ना काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवन लग गया, आंखों में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, आज भटक्या फिरे परानी। कालिए मन के भय तय कृष्ण, छोड़ द्वार कर भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन की, सोया मुचकंद जाग्या। पड़ी दृष्टि कालिए मन पे, करनी का फल पा गया। एक उड़ने खड़े थे कन्हैया, वो चरना मुचकंद ला गया। कृष्ण ने उपदेश दिया, फिर बात ब्रह्म की रजानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं, दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई, फांसी का हुक्म सख्त हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ, राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के, कदम सिंह के बिना सत्संग के, और मिटे नहीं खंचा तानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। अन की गेल्या मन बदले और संगत गेल्या बाणी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में, भटक्या फिरे परानी। यो तो सुना भाईयन लोकगीत और गायक कलाकार थे विष्णु कुमार। वीरेंद्र भाई। जी हाँ विनोद भाई, तो इसके साथ ही जो है कर लें चर्चा मौसम की जानकारी पे। आज का अधिकतम तापमान रहा 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 6 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 4.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल को जो तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल के कृषि कार्यों की जहाँ तक बात है विनोद भाई, जी वीरेंद्र भाई, एक चर्चा का विषय रहेगा मशरूम की खेती में सावधानियाँ, और दूसरा आज की नसीहत के तहत रहेगा गेहूं फसल में खरपतवार नियंत्रण पे। और मेरे ख्याल में आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं वीरेंद्र भाई। एक और जिक्र करेंगे जो है कृषि सुधार विधेयक 2020। जी हाँ वीरेंद्र भाई, अपने जो किसान भाई हैं उनके मन में थोड़ा सा एक भ्रम है कि जो एमएसपी है उसकी व्यवस्था सरकार खत्म करने लग रही है, जबकि सच्चाई यह है कि जो एमएसपी सिस्टम है वो जारी है और वो जारी रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो फसलों का है तो वो तो है, उसमें तो कुछ ऐसी शक शुबा होना नहीं चाहिए। वो आज भी है और कल भी रहेगा। और साथ साथ जो अपनी जो एपीएमसी मंडी है वो भी कायम रहेंगी, उनमें भी जो है वो तो बल्कि कानून के दायरे से बाहर ही है, वो तो कानून में नहीं है। और इसके अलावा भी किसान भाइयों के मन में जो एक डर है कि उनकी किसानों की जो जमीन हो खतरे में है, तो वीरेंद्र भाई इसमें भी जो है अपने किसान भाई ने स्पष्ट कर दिया कि जो है यो एग्रीमेंट सिर्फ फसल खातर है, ना कि जमीन खातर है। ये तो भ्रम है उनका कि भी ऐसा नहीं है कि भी जमीन को कोई जो खतरा है, जमीन को कोई खतरा नहीं। और अपने जो किसान भाई है वो फसल का एग्रीमेंट भी जब चाहें वो खत्म कर सके हैं। वो उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि भी वो एग्रीमेंट जो है लगातार इतने का कराया था क्यों खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। और इसके अलावा जो किसान जो है वो भुगतान नहीं कर पाओगा तो उसकी जमीन जो है वो अड़प ली जाओगी।
तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जो किसान है अगर वो को जो है वो उसका भुगतान जो है उस समय सीमा के भीतर उसने करना होगा। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर किसान ने, कई बार हाँ, नहीं हो जाए, किसान ने ये भी डर रहा है कि भी मैंने कांटेक्ट कर लिया और भाई मेरी जो फसल जाएगी इसके पास पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, वो पैसे देगा, उसके सही समय पे देगा। यदि समय पर नहीं होगा तो उसके खिलाफ जो है किसान भाई कानूनी कार्रवाई कर सके हैं। बिल्कुल और उनको जुर्माना भी लग सके है जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एक और भ्रम है किसान भाइयों में कि जो है किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान जो भाई है वो किसी भी समय जो है बगैर किसी जुर्माने के है अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कृषि सुधार विधेयक 2020 पे। और इसके साथ साथ विनोद भाई अपना जो चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई लोकगीत के बाद करेंगे चर्चा। हाँ वीरेंद्र तो बात ही अपनी बात मेरे ख्याल से सब्जियों के बारे में बात और सब्जियों में जहाँ तक सही किस्में मन है या जो अलग अलग किस्में जो है लगावे हैं, अलग अलग तरह की सब्जियों में लगावे हैं। जिस तरह आलू है, टमाटर, बैंगन, मिर्च है, या फिर जड़ वाली सब्जियों में और गाजर, मूली, शलजम आ जाए है जी, गोभी और ये सब्जियां आ गई है। बिल्कुल। तो ये सारी जो है, पहली तो बात यह है विनोद भाई कि ये अपनी बढ़वार की अवस्था में भी है और जो समय पे लगा दी थी उनसे जो है पैदावार भी मिल रही है। बिल्कुल। तो पछेत ना करें, समय पे उनको तोड़ के समय पे जो है मंडी में ताज़ा पहुँचावें तो अच्छा भाव उनको मिलेगा। और आलू की जो खुदाई है वो करनी है तो उससे 15-20 दिन पहला पानी देना बंद कर दें, उसके बाद जो है खुदाई कर सकें। तो इस तरह से जो है वो अच्छी तरह से उसमें खुदाई हो सकेगी, क्योंकि खास करके कई जो है कच्चा आलू पाड़ लें। बिल्कुल भाई। तो वो तो ये बार है नया आलू कहते हैं बाजार में आ गया भाई। और जो पका के अच्छी तरह से बीज के लिए रखना है वो आगे चल कर पटेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए आगे जो है उसी अनुसार ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार पे। और इसके अलावा जो अपने बैंगन की जो फसल लगा रहे हैं भाई, बैंगन है, मिर्च है, तो वो जो है समय पे जो है फसल ने काट के और जो है मंडी में पहुँचाओ। और लहसुन की बात करें तो लहसुन की जो फसल में जो है लगातार सिंचाई करें और खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। साथ में जो नाइट्रोजन खाद है, यदि जो है टॉप ड्रेसिंग ना हो तो भाई 16 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, यानी कि जो लगभग 36 किलोग्राम हमने यूरिया खाद तक मिल जाए, वो प्रति एकड़ में टॉप ड्रेसिंग करके सिंचाई करें। और जो हानिकारक कीट और बीमारी हैं उन जो है फसल की रक्षा करें, उन्हें बचावें। और साथ में जो है इसमें पर्प ब्लाच या गुलाबी दाग नाम का जो वो बात कर रहे हैं विनोद भाई आपके, पर्पल ब्लाच कहते हैं जिसमें गुलाबी दाग जो है उसमें आ जाए, तो उसके बचाव खातर जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम जो है दवाई 200 लीटर पानी में घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से जो है खेत में डालना है। और 10 से 15 दिन के अंतर पर भाइयों एक बार फिर छिड़काव कर दें, तो इससे जो है जो गुलाबी दाग जो बीमारी है उससे बचाव हो जाएगा। इसके अलावा जो कद्दू जाति की जो सब्जी है उसमें अगेती फसल खातर जो है पॉलीथीन के जो लिफाफे हैं या जो प्लास्टिक की जो ट्रे हैं उनमें जो बिजाई कर रखी है किसान भाइयों ने उसकी देखभाल रखें और उन्हें पाड़े तो बचा कर रखें और खेत की जो तैयारी कर रखें। और कद्दू जाति की जो फसल है जैसे तरबूज है, खरबूज है, लौकी है, तोरी है, भिंडी है, चप्पन कद्दू है, करेला है, तो उनकी जो है बिजाई फरवरी में शुरू कर दें। और इसके अलावा भाइयों अगर बात करें फलों की, तो जो नींबू जाति है के फल हैं, अंगूर हैं, आम हैं, तो इसमें जो है समय पे हाँ इसके अनुसार इनकी काट छाट जो नहीं करी है पिछले महीने में, तो इस महीने में जो है इनकी जो अनावश्यक टहनियाँ हैं सूख गई हैं उनकी काट छाट कर ले, जिससे कि आकार में ये सही चलेंगे। और मिट्टी की जांच के आधार पर फल तोड़ने के बाद इसमें 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 175 ग्राम पोटाश जो है वो प्रति पेड़ के हिसाब से जो मुख्य तना है उससे थोड़ी दूरी पे छतरी के नीचे जो पौधे की है उसके नीचे दे सके हैं जी वीरेंद्र। और इसके साथ साथ एक और बहुत बढ़िया फल है विनोद भाई, आप भी काफ़ी पसंद करो, और वो है अंगूर जी वीरेंद्र। तो अंगूर क्या जो है उसकी भी ध्यान रखना है बेलों का। हालांकि इन दिनों सुप्तावस्था में आ जाए तो ठीक ढंग से उनकी काट छाट कर लें और जिससे कि वो सही ढांचा बना लेंगे और बाग भी जो है सही लगेगा। और पुरानी बेलों की काट छाट करके जो है इस महीने के आखिर में गोबर की खाद 75 किलोग्राम देकर हल्की सिंचाई कर दें। और वीरेंद्र भाई जिन भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं आम के पौधे में जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश की बजाय भाइयों पोटाशियम सल्फेट जो है वो डालना है। और बेड के नीचे जो मिलीबग पे जो है 100 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 50 इसी ताकत की दवाई या फिर जो 300 मिलीलीटर एकालक्स 25 इसी ताकत की दवाई ने 50 लीटर पानी मिलाकर और जो 50 पेड़ पे बेड के नीचे जो है
मध्यम जनवरी के जो है से लेकर जो फरवरी तक उसका छिड़काव करें, हाँ, ताकि जो क्योंकि है बीमारियां इसके- बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो मिलीबग है वो तने के साथ जो है चढ़ना शुरू कर दे है, जी, जी। तो उसकी रोकथाम हो सकेगी इस तरह से यदि आप देखेंगे। और इसके साथ साथ जो थोड़ा सा ये भी हो जाए कि गुच्छा मुच्छा रोग आने का अंदेशा जो है दिखाई दे रहा है फसल पर, जो अगेता ऐसे कहीं दिखाई दे रहा है तो उसके जो अगेते गुच्छे बन रहे हैं जो बूर के, तो उनको जो है तोड़ के नष्ट भी कर दे, और जिससे वीरेंद्र कि सही भाई, समय पे वो आवे आगे। जो है पशुओं की अगर बात करें तो जो है गाय भैंस को जो अपना साफ सुथरा रखें, और जो है मौसम जो है ठंड का है तो ठंड जो है उसने ठंड है अपने पशुओं ने बचा कर रखे, यानी कि जो सीधी जो आवा है पशु बाड़े में उसने बचा, तो उसमें पल्ली है या जो है बोरी है वो लगा कर या रखें। तो बिल्कुल सही बात कही आपने विनोद भाई। आज तो वैसे भी जो है ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल, तापमान में बिल्कुल, काफी वीरेंद्र गिरावट आ भाई। रही है, और जो अपने पशुधन है उन्हें जो है गुनगुना पानी जो है पीने देवे साथ में। हाँ, ये भी और जो मिश्रण है चारा है, क्योंकि पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है ठंड में, क्योंकि वही गर्मी देगा वही खाना जो गर्मी है। है। और एक बात का खास ध्यान और रखें विनोद भाई, वो ये रहा है आमतौर पर जो पशुपालक भाई हैं वो पशुओं के ऊपर जो है पल्ली वगैरह झूलू वगैरह डालते हैं, चलो ठीक है सर्दी से बचाव के लिए जरूरी है, पर एक बात का और ध्यान रखें, पशु जो के नीचे जो फर्श है उस पे भी कोई बिछावन गिल्ला ना होने दे, सूखा रखें, सूखा नीचे से। रखें, बिल्कुल। क्योंकि पशु नीचे बैठेगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सारा हाँ। ठंड जो है नीचे से उसके शरीर उसके में में चढ़ेगी, चढ़ेगी। तो उसका भी हमने इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अलावा इस महीने में मुंह खुर पके की जो बीमारी है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक से जो है उसके भी टिक्के लगवा दें, और पेट के कीड़ों की दवाई भी पशुओं को पिला दें, तो इससे जो है पशु हमारे स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी। तो इस तरह से विनोद भाई, तो आज के इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं वो थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। वीरेंद्र भाई, ये मिलेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में हिंदी में समाचार के बाद। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।